आज मैं व्यावसायिक नीति शास्त्र और व्यवसाय के नियम आदि पर थोड़ी बात करूंगी। हमें पता है कि नीति शास्त्र मानव के आचरण का अध्ययन करता है, इसके लिए नैतिक नियम बनाता है। धीरे धीरे नीति शास्त्र की अन्य शास्त्रों की तरह अनेक शाखाएं होती गईं और इसकी एक शाखा आज व्यावसायिक नीति शास्त्र के रूप में जानी जाती है। आज के विकसित दौर में व्यावसायिक नीति शास्त्र का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों और उनके व्यवसायों के मद्देनज़र व्यावसायिक नीति तय किए बिना, उनके नीति नियमों को पारदर्शी बनाए बिना स्वस्थ व्यावसायिक विकास संभव नहीं है। यह हमें पता है कि राज्य में आदिकाल से ही ये परंपरा चली आ रही है कि उत्पादन का उचित उपयोग होना चाहिए। जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका उचित उपयोग तभी संभव है कि जब उस उत्पादन का समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उचित वितरण किया जा सके। यदि फसल बिकेगी नहीं तो ज़रूरतमंद तक उसका लाभ नहीं पहुंचेगा, किसान को आय नहीं होगी, उसकी मेहनत बेकार जाएगी और राज्य और या देश को नुकसान होगा। इसीलिए उत्पादन के एक निश्चित अंश का व्यावसायिक वितरण आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि उत्पादित वस्तुओं का सुनियोजित व्यावसायिकरण होता रहे। इसके लिए राज्य द्वारा नैतिक नियम, कानूनी अंकुश आदि बनाए जाने आवश्यक हैं और हम देखते हैं कि ये आरंभ से ही चला आ रहा है, क्योंकि इनके अभाव में व्यवसायी अपने लाभ की कामना से मनमाना आचरण अपना सकता है और जिसका प्रजा पर भार पड़ेगा, साथ ही साथ देश को राजस्व की हानि होगी। इसलिए शुरू से ही देश या राज्य जो भी प्रथा रही है, नीति नियमों के अंतर्गत वे व्यवसाय के नियम बनाते आए हैं। तो व्यवसाय क्या है? व्यवसाय यही है कि व्यक्ति अपने लाभ के लिए अपने उत्पादित वस्तुओं का, फसल का या जो भी वस्तुओं का वो उत्पादन करता है उनका उचित वितरण करने के लिए उनको विक्रय करता है। व्यवसाय में वे सारी मानवीय क्रियाएं आ जाती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए की जाती हैं, जिनका उद्देश्य सेवा के द्वारा समाज की आवश्यकता की पूर्ति करके लाभ अर्जन करना होता है। व्यवसाय विधिक रूप से मान्य संस्था है जो उपभोक्ता को कोई उत्पाद या सेवा प्रदान करने के लक्ष्य से निर्मित की जाती है। इसे कंपनी, एंटरप्राइजेस या फर्म भी कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था चाहे समाजवादी हो या चाहे पूंजीवादी हो, व्यापार का हर व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यापार प्रायः निजी हाथों में केंद्रित होता है और प्रायः व्यापार में लाभ कमाने के साथ साथ व्यापार की वृद्धि, विकास का भी लक्ष्य इसमें होता है। हाँ, जो सहकारी संस्थाएं और सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाएं प्रायः लाभ के बदले अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। ये जो व्यवसाय है, व्यवसाय किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण अनिवार्य पक्ष है। इसके अभाव में समाज में हर प्रकार की अवस्था फैल सकती है, चोरी और अन्य अपराधों की वृद्धि हो सकती है। कह सकते हैं कि हम व्यावसायिक वातावरण में ही रहते हैं, जहां अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं की प्राप्ति और अपने द्वारा उत्पन्न किए गए उत्पादों के विक्रय के लिए हम व्यवसाय पर ही निर्भर रहते हैं। कहीं हम क्रेता हैं तो कहीं हम विक्रेता हैं। वास्तव में व्यवसाय एक ऐसा धंधा है जो अर्थोपार्जन के संदर्भ में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, क्रय, विक्रय और विनिमय से जुड़ा है। इसका मूल उद्देश्य अपनी सेवाओं के द्वारा समाज की आवश्यकता की पूर्ति करके लाभ कमाना होता है। व्यवसाय के उद्देश्य, अक्सर ये पूछा जाता है कि व्यवसाय के क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य तो इसमें लाभ कमाना होता है। वैसे इस क्रिया के पीछे, व्यावसायिक क्रिया के पीछे और भी कई उद्देश्य होते हैं। जैसे आर्थिक उद्देश्य मैंने बता दिया कि इसमें सारी क्रियाएं आ जाती हैं जो लाभ कमाने में सहायक होती हैं, जैसे ग्राहक बनाना, नए नए प्रयोग करना, उपलब्ध संसाधनों के बेहतर और लाभकारी प्रयोग आदि करना इसमें शामिल है। लाभ कमाना इसमें सबसे मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अब एक और उद्देश्य होता है कि नियमित नव प्रवर्तन। तो इसके अंतर्गत आता है कि व्यवसाय जो है अत्यंत गतिशील है और इस वातावरण में एक उपक्रम परिवर्तनों को अपनाते हुए ही सफल हो सकता है।
अन्यथा वो पिछड़ जाएगा। जैसे हथकरघे के स्थान पर पावरलूम, कुशलतम कारीगर, मशीन का क्षमतापूर्वक उपयोग, कच्चे माल के अपव्यय आदि को कम से कम करना आदि इसमें शामिल हैं। इसके सामाजिक उद्देश्य को देखें तो सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत समाज के हित के लिए व्यवसाय होना चाहिए। ऐसा व्यवसाय न किया जाए जिससे समाज का अहित होता हो। समाज के लिए कल्याणकारी व्यवसाय ही प्राय अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं से या सेवाओं को उपलब्ध कराया जाना जरूरी होता है। उचित व्यापारिक प्रथाएं बनाना या उनको अपनाना, समाज कल्याण कार्यों में योगदान देना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। हम आज देखते हैं कि जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो इन कामों में संलग्न दिखाई देते हैं। फिर है मानवीय उद्देश्य। तो समाज के अक्षम और दिव्यांग या शिक्षा और प्रशिक्षण से वंचित रहे वर्ग के कल्याण को सामने रखकर किए जाने वाले कार्यों से इसका तात्पर्य है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि और मानव संसाधनों को विकसित किए जाना शामिल है। राष्ट्रीय उद्देश्य देखें, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार उत्पादन करना, जैसे उचित दर पर अच्छी क्वालिटी की वस्तु उपलब्ध कराना, देश के राजस्व में योगदान देना, आत्मनिर्भरता और निर्यात को बढ़ावा देना, वैश्विकता की ओर अपने व्यवसाय को बढ़ाना। तो इसी के साथ आ जाता है वैश्विक उद्देश्य। जैसे जैसे व्यवसाय विकसित होता जाता है, देश विदेश में इसका विकास होना चाहिए ताकि राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कहना चाहिए कि पहचान बढ़ाने में मदद मिले। इससे सामान्य जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि होती है, विभिन्न देशों के बीच असमानताओं में कमी आती है, उनसे संबंध अच्छे बनते हैं, व्यापारिक संबंध अच्छे बनते हैं और विश्व स्तर पर या प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होती है, उनकी गुणवत्ता में भी लगातार सुधार होता है। अब बात आती है व्यवसाय के नियमों की। तो इसके पहले हमें देखना होगा व्यवसाय के अनिवार्य तत्व, क्योंकि इन्हीं तत्वों से कहीं ना कहीं व्यवसाय के नियम जुड़े हुए हैं। मैंने जैसे बताया कि व्यवसाय का मूल जो प्रथम तत्व है, अनिवार्य तत्व है, वो है लाभ कमाना, लाभ की आकांक्षा। लाभ की आकांक्षा से ही कोई व्यक्ति व्यवसाय करने की ओर उन्मुख होता है। लाभ की आकांक्षा के बाद इसका दूसरा तत्व है व्यवसाय योजना। फिर व्यवसाय की योजना बनाई जाती है कि क्या व्यवसाय करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किस प्रकार करेंगे। इसके बाद आता है पूंजी का निर्माण। जब ये दो बातें हो गई तो पूंजी निर्माण किया जाता है, कहाँ कहाँ से पूंजी जुटाई जाएगी, किससे लोन लिया जाएगा, कितने प्रतिशत पे लिया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम कहिए कि व्यवसाय में मजदूरों का चुनाव। कौन कौन मजदूर होंगे, कैसे कैसे हमें कार्यकर्ता लगेंगे, कैसे कैसे हमें किस योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। फिर आता है स्थान का चुनाव, कहाँ फैक्ट्री लगेगी, कौन सी नदी का किनारा होगा, क्या क्या जो वेस्ट होता है उसको मैनेज करने की आसपास कितनी क्षमता है। इन सब चीज़ों को देख करके जगह का चुनाव करके व्यवसाय लगाए जाते हैं। फिर मजदूरी की योग्यता, क्या क्या कितनी कितनी किस किस को उनकी योग्यता के अनुसार मजदूरी की दरें तय करके दी जाएंगी। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। फिर आता है औद्योगिक कौशल पर ध्यान। औद्योगिक कुशलता से संबंधित व्यक्तियों को चुन करके उनकी नियुक्ति दी जाना और उनकी कौशल के अनुसार व्यवसाय को बढ़ाने की नीति को जारी रखना। फिर व्यवसाय का उचित तरीके से संचालन करना भी व्यवसाय के अनिवार्य तत्व में शामिल है। ऐसा नहीं कि व्यवसाय लगा दिया और उसके बाद आप भूल बैठे, दूसरे कामों में लग गए। व्यवसाय उचित तरीके से चलता रहे, उसका संचालन ठीक से होता रहे, यह भी व्यवसाय के अनिवार्य तत्वों में शामिल है। फिर है व्यवसाय के विस्तार पर ध्यान देना। इसी से निकलती है ये बात कि व्यवसाय का उचित तरीके से संचालन हो रहा है तो उसके विस्तार पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा ताकि अच्छे लाभ कमाए जा सके और जिन मजदूरों को लगाया गया है वे भी अपना पूरा मेहनत का फल पा सकें।
व्यवसाय के लिए अनिवार्य तत्व है धैर्य। उसमें धैर्य होना चाहिए। कई बार अचानक ही सफलता नहीं मिलती, कई बार पूंजी डूबने के आसार दिखते हैं। वो हड़बड़ाए नहीं, धैर्यपूर्वक अपने कार्य का संचालन करता रहे। इसमें समय प्रबंधन भी एक अनिवार्य तत्व माना गया है। धीरे धीरे व्यवसाय में अगर आप लगे रहेंगे तो आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। अब हम देखें कि व्यावसायिक आचरण क्या हो। तो किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत एक श्रेष्ठ आचरण को, शुद्ध व्यावसायिक आचरण को यदि नहीं अपनाया जाएगा तो व्यवसाय में हानि अवश्य होगी। इसके लिए कुछ आचरण की शर्तें बताई गई हैं। सबसे पहली शर्त आती है कि व्यवसाय के लिए अपनी साख को बरकरार रखना चाहिए। ये एक आवश्यक शर्त है, इसलिए इसे अपने व्यवसाय में उचित नैतिक आचरण अपनाने की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि व्यवसाय में बिना झूठ बोले आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन झूठ यदि ज़्यादा होगा तो व्यवसाय डूबने में देर नहीं लगेगी। कह सकते हैं कि आटे में नमक के बराबर आप झूठ बोल सकते हैं, ना कि नमक में ही आटा मिलाएं। अब व्यवसाय का एक दूसरा आचरण का, व्यावसायिक आचरण का एक दूसरा नियम निकलता है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना। व्यवसाय में आपसी प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन यह नैतिक रूप से स्वस्थ हो। अनैतिक आचरण जल्दी ही व्यवसाय को कोर्ट कचहरी के चक्कर में डाल देगा, जिससे उसे बेहद हानि होगी और साख पर भी बट्टा लगेगा। इसके अंतर्गत जैसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखने आवश्यक है। हम देखते हैं कई बार कि व्यापारिक हत्याएं करा दी जाती हैं, व्यापारिक जासूसी कराई जाती है, झूठे विज्ञापनों से हानि देने के प्रयास किए जाते हैं, दूसरे का मार्केट डाउन किया जाए, ऐसी कोशिशें की जाती हैं। तो ये शुद्ध व्यावसायिक आचरण के अंतर्गत नहीं आते और बहुत जल्दी व्यवसाय को इनसे नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना होती है। इसका व्यावसायिक आचरण का तीसरा जो नियम हम देखेंगे वो है लेन देन में पारदर्शिता। देखिए, लेन देन में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। अधिकांश झगड़े लेन देन को लेकर ही होते हैं और इन्हीं से व्यवसायी कोर्ट कचहरी में फंसते हैं और फिर उनका जो व्यवसाय है वो लाभ के बदले हानि की ओर जाने लगता है। तो लेन देन में पारदर्शिता जरूरी है, ये जरूर अपनाई जानी चाहिए। तो अगला पॉइंट हम देखें कि लाभ की अतिशय चाह पर अंकुश। कुछ व्यवसायी बहुत जल्दी कमा लें, बहुत जल्दी लाभ पा लें, इस भावना से भरे होते हैं। तो उनकी ये जो लाभ की अतिशय चाह है, इस चाह पर, इस भावना पर अंकुश लगना जरूरी है। नहीं तो वे कानूनी पचड़ों में पड़ेंगे, नहीं तो वे धोखेबाजी करेंगे और अपने जो विक्रेता हैं उनके साथ उनके संबंध स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, उनके व्यापार में बदनामी होगी और उन्हें हानि होने की पूरी संभावना है। ये कहा जाता है। अगले पॉइंट को हम देखें, शुद्ध व्यावसायिक भाषा का प्रयोग। व्यावसायिक भाषा शुद्ध होनी चाहिए, हाँ या नहीं स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी गोलमोल बात नहीं होनी चाहिए, नहीं जैसे हिडन जो शर्तें होती हैं वे भी कम से कम होनी चाहिए। इससे विक्रेता इसमें जो क्रेता है, जो खरीदार है, जो उपभोक्ता है, उसका विश्वास उसके प्रति बढ़ता है। अब अगला पॉइंट में देखूंगी कि उपभोक्ता के जीवन संवर्धन का ध्यान। ये व्यावसायिक आचरण का एक मुख्य नियम है कि अपने लाभ के लिए व्यवसायी कोई ऐसी कार्यविधि ना अपनाए जिससे उपभोक्ता की जान की हानि हो सकती हो। जैसे मिलावट, फूड प्रोडक्ट्स में मिलावट कर रहा है तो रंग ऐसे ना हो, दवाओं में मिलावट ना करे, दूध जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ना मिलावट हो। जितने भी इस प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कि बिजली का सामान बनाया तो उसको ऐसा बना दिया कि उपभोक्ता को करंट लग जाए, तो इस तरह के कार्य नहीं किए जाने चाहिए। उपभोक्ता के जीवन संवर्धन को ध्यान में रखते हुए उसे व्यवसाय करना चाहिए। अगला पॉइंट देखें कि राष्ट्र के प्रति गद्दारी ना हो। कोई ऐसा व्यवसाय जिससे राष्ट्र की सेनाओं की हानि होती हो, देश की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता हो, न किया जाए। याद रखें कि केवल लाभ या मुनाफा कमाना ही व्यवसाय में सर्वोच्च लक्ष्य नहीं हो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि जरूर आएगा ऐसा दिन कि किसी भी कारण से लाभ की घड़ी का कांटा उल्टा चलना शुरू कर देगा। तो इस तरह से व्यवसाय के अंतर्गत इन नियमों को यदि थोड़ा बहुत भी ध्यान रखा जाए तो व्यवसायी अपना अच्छे से व्यवसाय चला सकते हैं। बिजनेस एथिक्स या कॉरपोरेट एथिक्स नैतिकता का वह रूप है जो
कारोबारी माहौल में उत्पन्न नीति सिद्धांतों और समस्याओं की जांच की और प्रेरित है और उसके लिए ये मानदंड बनाता है। ये व्यवसाय के आचरण से जुड़े सभी पहलुओं पर लागू होता है। इसका संबंध कई क्षेत्रों में पैदा होने वाले नीतिगत सवालों से है, जैसे चिकित्सकीय, तकनीकी, कानूनी और व्यावसायिक नैतिकता। 21वीं सदी में अंतरात्मा केंद्रित बाजारों का उदय हुआ और इनके बढ़ने के बाद नैतिक व्यावसायिक प्रक्रिया और कार्रवाई की मांग महसूस की गई। इसके साथ साथ उद्योगों पर दबाव बना कि वे नई सार्वजनिक पहल और कानून के जरिए व्यावसायिक नीति का विकास करें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को, प्रतिबद्धता को समझें। कारोबार में अक्सर अनैतिक तरीके अपनाकर अल्पकालीन लाभ पाना बेहद संभव होते हैं, लेकिन इस तरह के व्यवहारों से भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। व्यावसायिक नैतिकता प्रामाणिक और वर्णनात्मक दोनों मानी गई है। जैसे किसी कंपनी के विकास में, उसके कामकाज में पेशेगत विशेषता के संदर्भ में देखें, जहाँ इसे लागू किया जाता है तो वहाँ इसे हम प्रामाणिक कहेंगे और शिक्षा के संदर्भ में इसे वर्णनात्मक दृष्टिकोण कहा जाएगा। देखिए, 1980 और 90 के दशक में व्यावसायिक नीति के प्रति रुझान उद्योग और शिक्षा जगत, शिक्षाविदों दोनों में ही बढ़ा। परिणाम के तौर पर आज की प्रमुख कंपनियों को हम देखें, आज कई कंपनियां और फर्म्स हैं जो अपनी वेबसाइट्स पर गैर आर्थिक और सामाजिक मानवीय मूल्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रदर्शित कर रही हैं। तो कुछ मामलों में वे व्यावसायिक नैतिकता की सिफारिशों के चलते अपने बुनियादी मूल्यों को भी परिभाषित कर रही हैं। सरकारी प्रयासों से, शासन व्यवस्था से एक मजबूत नीति तंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए सुदृढ़ कारपोरेट नीतिशास्त्र वाले सामाजिक उद्यमों और व्यावसायिक उद्यमों को प्रोत्साहित किए जाने की बेहद आवश्यकता है। भ्रष्ट सरकारी तंत्र, भ्रष्ट सरकारी क्षेत्र, व्यावसायिक प्रथाओं के भ्रष्टता के दौर में कारपोरेट नीति शास्त्र बेहद जरूरी हो गया है। यह नीति शास्त्र न केवल संगठन की कार्यप्रणाली और साख के लिए, बल्कि व्यापक तौर पर राष्ट्रों की जनता के लाभ के लिए भी जरूरी और महत्वपूर्ण है। इसी से बेहतर निर्णय लेने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो व्यापक स्तर पर अनैतिक व्यवहार विश्वास में कमी लाता है। इससे व्यवसाय में लागत में वृद्धि होती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में निराशापन दिखाई देने लगता है। निराशाजनक परिणाम सूचित होते हैं। व्यावसायिक नीति शास्त्र के विकास से पर्यावरण की क्षति में कमी आ सकती है, श्रमिक शोषण में कमी संभव है। मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं के साथ साथ यह एक मानवीय इच्छा होती है कि वह ऐसे संगठन का, ऐसे समाज का हिस्सा बने जिसके प्रति उसे सम्मान और गर्व की अनुभूति हो। तो इस प्रकार हम व्यावसायिक नीतिशास्त्र को समझ सकते हैं। आज इतना ही।